सभी मित्रों को नमस्कार। मैं प्रभु कुमावत पेल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ के अंतर्गत, और जिसमें ये आज अपना 90 नंबर का वीडियो है। और आज अपन पढ़ेंगे पादपों में श्वसन के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि पादप श्वसन कैसे करते हैं, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि श्वसन के अंतर्गत जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, लिंक रिएक्शन होती हैं, क्रेब चक्र होता है, ये कोशिका के किन किन भागों के अंदर संपन्न होते हैं और इनमें कितनी कितनी ऊर्जा बनती है, ये भी अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना समझना, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं पादपों में श्वसन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि श्वसन क्या है आखिरकार। कि श्वसन जो होता है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, यानी जीवों में होने वाली एक रासायनिक क्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। एक सजीव के शरीर के अंतर्गत जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती है, इन सभी में श्वसन की क्रिया होती है। और इन श्वसन की क्रिया के दौरान होता क्या है कि कोशिका के अंदर जो शर्करा होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और इसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन के दौरान। और ये एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनती है, ये हमारे शरीर को यानी सजीव के शरीर को चलाने में काम आती है। विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक एक्टिविटीज़ होती है उसको करने में यही ऊर्जा काम आती है। तो समझ में आया कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, सभी जो सजीवों के सब शरीर के अंदर जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती है सभी में होती है, और इनमें क्या होता है कि शर्करा का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये होती है श्वसन। अब अपन देखते हैं कि श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होता है और जिनसे ऊर्जा मिलती है। तो श्वसनीय पदार्थ या जिनको श्वसनीय क्रियाधार के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर होता है वसा का ऑक्सीकरण, और वसा भी जब खत्म हो जाती है तो फिर होता है प्रोटीन का ऑक्सीकरण। और इस प्रकार इस क्रम में जो है ये इन पदार्थों का श्वसन के दौरान अपघटन होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और लास्ट में जो होता है वो प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो इन पदार्थों को कहते हैं श्वसनीय क्रियाधार या श्वसनीय पदार्थ। अब देखिए, पादप आखिरकार श्वसन कैसे करते हैं। तो देखिए, पादप रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे मानव और जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के अंदर श्वसन क्रिया करने के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग भी होते हैं जिनके माध्यम से वे श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन पादपों में किसी प्रकार का श्वसन तंत्र या श्वसन अंग नहीं होता है। पादप जो है श्वसन क्रिया करते हैं वो रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से करते हैं। इनके द्वारा ही ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो समझ में आया। देखिए, पादप क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है पादपों की कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है उसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। और ये कोशिकीय श्वसन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, जिसको अनोक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब अपन समझते हैं दोनों को देखिए, मैंने कंपैरिजन करके समझाया ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सी श्वसन का तात्पर्य होता है कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब देखिए, जो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर संपन्न होती है कोशिका के अंदर। तो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। जबकि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। तो समझ में आया कि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस चक्र संपन्न होता है, जिसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर लिंक रिएक्शन और क्रेब चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। तो इस प्रकार जो वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इसमें भाग लेते हैं वायवीय श्वसन के दौरान, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य ही भाग में लेता है। यानी कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब वायवीय श्वसन होता है तो इसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी बनती है। यानी वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इससे 38 एटीपी बनती है। जबकि अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इससे केवल 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार वायवीय श्वसन में तो 38 एटीपी बनती है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और केवल 2 एटीपी बनती है। अब ये देखते हैं कि ये
ऐसे ऑक्सीकरण होते हैं किन किन में, जो देखिए उच्च पादप और उच्च जो जीव होते हैं उनमें तो होता है वायवीय श्वसन, और जो निम्न जो पादप होते हैं जीवाणु और कवक होते हैं इनमें होता है अवायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन कैसे होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उस समय आता है ऑक्सीजन आ जाती है कोशिकाओं के अंदर, और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं कि इस ग्लूकोज के अणु का क्या करती है, पूर्ण ऑक्सीकरण करती है, जिसके कारण जल, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी बनती है। तो ये प्रक्रिया होती है वायवीय श्वसन के अंतर्गत। यानी कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी। तो ये वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में जो होता है ग्लूकोज जो होता है या तो लैक्टिक अम्ल में बदलता है या जो है एथिल अल्कोहल में बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, या तो लैक्टिक अम्ल बनता है या एथिल अल्कोहल बनता है। अब देखिए कैसे कैसे और किन किन में बनता है वो सुनिए। देखिए अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा या एथिल अल्कोहल बनेगा। अब ये किन किन में बनता है, तो देखिए अवायवीय श्वसन जो होता है जब हमारी मांसपेशियां होती है, जब अपन ज़्यादा शारीरिक हार्ड वर्किंग करते हैं तो उस समय हमारे मांसपेशियों के अंदर भी अवायवीय श्वसन होता है। और मांसपेशियों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण हमारे जो पेशियों के अंदर दर्द होता है और हमारे को थकान का अनुभव भी होता है। तो इस प्रकार हमारी पेशियों के अंदर भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। और एक देखिए जीवाणु भी अवायवीय शोषण करते हैं। ये भी क्या करते हैं कि शर्करा को जो है लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। जैसे दूध के अंदर अगर मान लीजिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाल देते हैं तो वे दूध शर्करा जो होती है, दूध के अंदर जो भी शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध जो है वो दही में बदल जाता है। तो इस प्रकार जीवाणु भी क्या करते हैं, अवायवीय शोषण करते हैं। तो इस प्रकार हमारी पेशियां और जीवाणु जो होते हैं वो अवायवीय शोषण के कारण लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, और इस साथ में 2 एटीपी बनती है इस अवायवीय शोषण के दौरान। जबकि देखिए यीस्ट कवक क्या होती है, यीस्ट कवक क्या करते हैं कि अवायवीय श्वसन के द्वारा जो है एथिल अल्कोहल का निर्माण करती है, और इसके साथ में भी 2 एटीपी बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। जब एथिल अल्कोहल का ये यीस्ट जो होती है शर्करा का किण्वन के द्वारा जो एथिल अल्कोहल का निर्माण करती है अवायवीय श्वसन के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है, हमारी मांसपेशियां, जीवाणु और यीस्ट ये सब अवायवीय शोषण करते हैं। तो इस प्रकार के जो शोषण को किण्वन के नाम से भी जानते हैं, इसको शर्करा का किण्वन भी कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको शर्करा के किण्वन भी कहते हैं। तो समझ में आया कि अवायवीय श्वसन में जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें भी लैक्टिक अम्ल बनता है, और जीवाणु होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, और यीस्ट कवक क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कितनी बनती है, तो 2 एटीपी बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं कि देखिए श्वसन और दहन इसमें क्या अंतर होता है, कि देखिए दोनों के अंदर जो है अंतिम उत्पाद होता है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है इन दोनों के अंदर ही। ठीक है, तो दोनों का अंतिम उत्पाद तो यही होता है। दूसरी बात यह है कि दोनों के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है दोनों को, दोनों अभिक्रिया को संपन्न होने में। तो इनमें अंतर क्या है, तो वो अब अंतर के बारे में समझते हैं कि देखिए श्वसन और दहन, कि जो श्वसन होता है वो सामान्य तापमान यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया संपन्न होती है श्वसन की, जबकि दहन की जो क्रिया है वो उच्च तापमान पर संपन्न होती है। श्वसन एक मंद अभिक्रिया है, यानी इसमें ग्लूकोज का जो अणु का जो ऑक्सीकरण होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में होता है, विभिन्न स्टेप में होता है, स्टेप बाई, और हर स्टेप में जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि यह दहन जो है एक तीव्र अभिक्रिया है, यानी इसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसका तीव्र गति से विघटन होता है और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है इसमें। और देखिए श्वसन पर एंजाइमों का नियंत्रण होता है, जबकि दहन पर एंजाइमों का नियंत्रण नहीं होता है। अब देखिए श्वसन क्रिया के दौरान जो भी ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, जबकि दहन के दौरान जो ऊर्जा बनती है ना वो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बनती है। और श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऊर्जा होती है। तो इसी प्रकार दहन का भी यही अंतिम उत्पाद होता है। तो इस प्रकार आप मोटे मोटे तौर पर जो है श्वसन और दहन में आप ये अंतर याद रख सकते हो। तो ये अंतर आरबीसी के अंदर दे रखा है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन देखते हैं कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। देखिए श्वसन और ये इधर है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जब श्वसन क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन।
तो इसमें क्या होता है देखिए, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के अणु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा बन रही है। तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। दूसरी बात ये एक कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। क्यों कैटाबॉलिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में टूट रहा हो, यानी ये बड़ा अणु है, जब ये छोटे छोटे अणु में टूटता है इस प्रकार से, तो ये कहलाती है कैटाबॉलिक अभिक्रिया। तो इसमें देखिए देखिए ये ग्लूकोज का एक बड़ा अणु है, और ये बड़ा अणु जो है ये छोटे छोटे अणु में टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो इस प्रकार ये कैसी अभिक्रिया है? कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो श्वसन के अंदर जो है ये अभिक्रिया जब संपन्न होती है, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक कैटाबॉलिक अभिक्रिया है, और एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती है पादप की, उनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि श्वसन की उल्टी अभिक्रिया है। इसमें तो क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है सूर्य का। और लेकिन और प्रकाश संश्लेषण में दो आवश्यक शर्तें यह है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और पादप के अंदर क्लोरोफिल युक्त जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसके साथ में जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। अब ये देखिए इसके बारे में भी कुछ याद रखना है कि देखिए जो ये प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको अपने प्रकाश संश्लेषण वाले पीछे जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझा है कि इसमें जो जल के ऑक्सीकरण होता है उससे के कारण तो ये ऑक्सीजन बनती है, इसी कारण इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिसके कारण ये कार्बोहाइड्रेट का अणु बनता है। इसी कारण ये जो अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसी कारण जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात ये याद रखना है कि देखिए इसमें जो है ये छोटे छोटे अणु है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर जो है एक बड़ा अणु बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। इसी कारण इसको कहते हैं एनाबॉलिक अभिक्रिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया भी होती है। एनाबॉलिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर कोई बड़ा अणु बनाते हो, वो कहलाती है एनाबॉलिक अभिक्रिया। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु बना रहे हैं, इसी कारण ये कैसी अभिक्रिया है? एक प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है। और देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसमें सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण इसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है सूर्य की, इसी कारण इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? चूंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसी कारण इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन जो होता है वो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, और इनमें और जबकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पादप की केवल पर्णहरित युक्त जीवित कोशिकाओं में होता है। पादप के अंदर जो ऐसी कोशिका जो जीवित हो और जिसमें क्लोरोफिल हो, उनमें ही प्रकाश संश्लेषण होता है। जबकि श्वसन जो होता है वो एक सजीव के शरीर के अंदर जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उन सभी में जो श्वसन क्रिया होती है। अब देखिए श्वसन के अंदर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और इनमें क्या अंतर होता है, इनमें इनकी अभिक्रियाओं के क्या क्या नाम हो सकते हैं, ये भी अब मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए। अब देखिए अपन पढ़ते हैं श्वसन गुणांक के बारे में। देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, श्वसन गुणांक आरक्यू से लिखा है शॉर्ट में। ये क्या होता है कि प्रयुक्त CO2 का आयतन और मुक्त CO2 का प्रयुक्त O2 का आयतन और मुक्त CO2 का जो आयतन होता है इसको कहते हैं, इसका जो अनुपात होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, श्वसन गुणांक। और इसका जो श्वसन गुणांक का जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो मान होता है वो 1 होता है, प्रोटीन के लिए जो इसका मान होता है वो 0.9 होता है, और वसा के लिए जो इसका मान होता है वो 0.7 होता है। इनको देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, के यानी कार्बोहाइड्रेट, पी यानी प्रोटीन, एफ यानी होता है वसा। तो ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्त CO2 का आयतन और प्रयुक्त O2 का आयतन जो होता है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए इनका जो मान होता है वो यही आपको याद में रखना। ये बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, तो वो 1 होता है। अब देखिए पादपों के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया है इसको थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, यानी 11वीं 12वीं लेवल का थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ते हैं।
देखिए इस प्रकार से मैंने एक पादप कोशिका की संरचना बनाई है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए थोड़ा सा चित्र बड़ा है तो पूरा पेज पर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अब इसको देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये एक पादप कोशिका है, ये पूरी, ठीक है। इस पादप कोशिका में ये जो है बाहर तो कोशिका भित्ति है और ये अंदर जो है कोशिका झिल्ली है। और इस कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये स्थान है, इसमें जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है ये, तो ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। देखिए ये इन भागों के अभी आगे काम आने वाले, इसलिए मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज। ये सारा कोशिका द्रव्य कहलाता है। और देखिए इस पादप कोशिका में मैंने यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी बनाई है, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला स्थान, इन दोनों झिल्लियों का बीच वाला स्थान, इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। और ये बीच में जो ये स्थान जो है, ये वाला स्थान जिसमें ये लिक्विड भरा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहलाता है, ये वाला स्थान। और ये बीच वाला जो स्थान कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। अब सुनिए एक एक चीज को। देखिए जब पादपों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूटता है। और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान जो ऊर्जा बनती है वो 8 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है ये कोशिका के कौन से भाग में चलता है? तो ये चलता है साहब कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर चलता है? देखिए कोशिका द्रव्य में चल रहा है ये। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का अणु जो होता है वो पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूटता है। और इसमें कितनी ऊर्जा बनती है? तो 8 एटीपी ऊर्जा बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो चक्र चलता है ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण दोनों में चलता है, क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पर ऑक्सीशोषण और यहाँ पर अनॉक्सीशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये दोनों शोषण में जो है ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलेगा। अब आगे सुनिए। देखिए जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है, तो फिर देखिए ऑक्सीशोषण में क्या होता है, अनॉक्सीशोषण में क्या होता है। देखिए अब दो कंडीशन आती है पायरुविक एसिड के बाद, एक तो होता है ऑक्सीशोषण और एक हो जाएगा अनॉक्सीशोषण। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अनॉक्सीशोषण के बारे में। देखिए अनॉक्सीशोषण में क्या होता है कि जो ये पायरुविक एसिड होता है ये टूटता है लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल, जिसको एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अनॉक्सीशोषण के दौरान पायरुविक एसिड जो होता है वो या तो लैक्टिक अम्ल में बदलता है या एथिल अल्कोहल में बदलता है। और इस दौरान जो ऊर्जा बनती है वो 2 एटीपी बनती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं शर्करा का किण्वन। क्या कहते हैं? शर्करा का किण्वन। तो समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो अनॉक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल बनता है। कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं शर्करा का किण्वन के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो अनॉक्सीशोषण की जो प्रक्रिया है ये कोशिका के कौन से भाग में संपन्न होती है? तो ये देखिए कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही है। देखिए ये मैंने कोशिका संपन्न में। देखिए मैंने इस चित्र से समझाने का एक उद्देश्य ये है कि आपको जो है चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जहाँ पर संपन्न हो रही है वहाँ पर मैंने जो है इसको लिख कर दर्शाया था कि आपको ये जब भी प्रश्न आपको इससे संबंधित पूछे जाए तो आपको आसानी से याद आ जाए। क्योंकि ये चित्र के माध्यम से याद रखोगे तो आपको आसानी से याद होगा। इसी कारण ये प्रोसेस मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाई है, इस कोशिका के द्वारा। तो देखिए ये अनॉक्सीशोषण जो है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है। और इसमें कितनी एटीपी बन रही है? 2 एटीपी बन रही है। और अंतिम उत्पाद क्या बनता है? इसमें लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल बनता है। अब देखिए ऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण की क्रिया देखिए थोड़ी सी तो ऊपर हो गई। देखिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र तो कोशिका द्रव्य में चल गया। अब क्या होता है कि आगे जो है चलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया होती है ऑक्सीशोषण में। कि देखिए जब ऑक्सीशोषण में क्या होता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है, फिर ऑक्सीशोषण के दौरान ये पायरुविक एसिड जो होता है वो लिंक रिएक्शन के द्वारा जो है एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर टूटता है। एल आर का मतलब होता है लिंक और आर का मतलब हो जाएगा रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन चलेगी फिर ऑक्सीशोषण के दौरान। और ये लिंक रिएक्शन कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है साहब माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में। ये देखिए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में चलती है। और इसमें क्या बनता है अंतिम उत्पाद लिंक रिएक्शन के द्वारा? तो लिंक रिएक्शन के द्वारा जो अंतिम उत्पाद बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है।
और लिंक रिएक्शन के द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो 6 एटीपी ऊर्जा बनती है। देखिए चीज़ें थोड़ी सी टफ है, इनको समझने का प्रयास कीजिए, जो जिसको मैंने चित्र के माध्यम से समझाया ताकि आपको बहुत आसान लगे ये चीज़ें। कि लिंक रिएक्शन के द्वारा जो देखिए पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर बदलता है और इसमें 6 एटीपी बनती है। अब जब लिंक रिएक्शन के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है फिर चलता है क्रेब चक्र। क्या चलता है? क्रेब चक्र। और देखिए ये क्रेब चक्र जो चलता है ना, ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इस क्रेब चक्र के दौरान अंतिम उत्पाद बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके दौरान बनती है 24 एटीपी ऊर्जा। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्रेब चक्र कहाँ पर चलता है, तो क्रेब चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन कहाँ पर चलती है, तो लिंक रिएक्शन चलती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है, तो ये चलता है कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रकार एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये देखिए अब इसको देखिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र, इसको देखिए ईएमपी पथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिनका नाम था, एक का नाम था एम्बर्टसन, एम का मतलब है मेरहोप, पी का मतलब हो जाएगा पारनास। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चक्र को खोजा था, इसी कारण इसको जो ईएमपी पथ के नाम से भी जानते हैं, एम्बर्टसन, मेरहोप और पारनास। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो होता है वो कोशिका द्रव्य में चलता है, और ये ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों शोषण में चलता है, और इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान 8 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन जो है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में संपन्न होती है लिंक रिएक्शन की प्रक्रिया। और देखिए लिंक रिएक्शन को अपन योज्य कड़ी कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब चक्र के बीच की योज्य कड़ी कहलाती है। क्या? कौन? लिंक रिएक्शन। और ये प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट में भी। और लिंक रिएक्शन के दौरान जो 6 एटीपी ऊर्जा बनती है, तो ये लिंक रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्रेब चक्र किससे कहते हैं। देखिए क्रेब चक्र, इसको टीसीए चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या इसको सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ये अन्य नाम है। और क्रेब चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में संपन्न होती है, जैसे कि अपने चित्र के माध्यम से भी समझ लिया था। और इसमें जो ऊर्जा बनती है वो 38 एटीपी बनती है। तो इस प्रकार वायवीय शोषण के द्वारा जो ऊर्जा बनती है ना, वो 38 एटीपी बनती है, और अवायवीय शोषण के दौरान जो ऊर्जा बनती है वो 2 एटीपी बनती है। देखिए कैसे बनती है। देखिए ये 8 एटीपी तो बनती है वायवीय शोषण के दौरान। देखिए 8 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र से बन जाती है, और 6 एटीपी देखिए लिंक रिएक्शन के द्वारा बनती है, और 24 एटीपी देखिए क्रेब चक्र के द्वारा बनती है। तो इस प्रकार 24 और 6 30, 30 और 8 बनती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस चक्र में। तो इस प्रकार 38 एटीपी ऊर्जा बनती है वायवीय शोषण के दौरान, और अवायवीय शोषण के दौरान जो है केवल 2 एटीपी बनती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये पाथवों में जो है श्वसन वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसको बार बार देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से